हैं प्रस्तर कला में गुरुदेव की जो प्रदर्शनी लगी हुई है। यहाँ गुरुदेव की जो प्रदर्शनी बनाई है इस प्रस्तर कला में अनीता दुबे जी हैं। देखिए ये हर जो अपने आप में एक कहानी कहती हुई ये अनीता जी के बारे में अनीता दुबे जी से जो कि प्रस्तर कला में महारत हासिल की है। अभी जो प्रदर्शनी यहाँ लगी हुई है रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में वो अभी आपको दिखाई है। वो एक हम बोल सकते हैं एक नमूना है। आपके पास तो बहुत सारी जो आपने जो आकृतियाँ बनाई हुई हैं एक स्टोरी फॉर्म में रहती हैं। तो आपसे ही जानना चाहेंगे कि आपका इस तरफ रुझान कैसे हुआ? मीनू जी नमस्कार। पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने प्रस्तर कला के लिए समय निकाला। जैसे कि कहते हैं ना कि बीज कभी रोपा गया होता है तब जाके बड़े होने पे फल मिलता है जी। तो ये बीज बचपन में माँ ने रोपा था जी। और वो आज फल दे रहा है। अच्छा। नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी है और माँ के साथ नर्मदा नदी स्नान के लिए जाना होता था बचपन में जब भी गर्मी की छुट्टियाँ होती थी जी। तो वो कभी कभी 2-3 पत्थर ऐसे लेके आती थी तो हम बच्चे जो छोटे पत्थर बीन के लाते थे। अच्छा। तो मुझे जो था वो रंगों से पत्थरों के रंगों से कहना चाहिए एक प्रकार से प्यार हुआ जी। कि भाई लाल रंग का पत्थर मिल गया, सफेद रंग का पत्थर मिल गया और मैं वो चुन के मुट्ठी भर पत्थर लेके आने लगी। और ऐसे करते करते कई बरस बीते कि जो पत्थर है वो एक पॉलिथीन बैग भर के इकट्ठे हो गए। अच्छा। अब थोड़ी सी उम्र जो बड़ी हुई एडोलेसेंस में आए तो लगा कि इन पत्थरों का कुछ करना चाहिए। जी। तब तक कुछ माध्यम ऐसा नहीं था कि पत्थरों को हम चिपकाएं कैसे, ना तो फेविकॉल या कुछ ऐसी चीजें चलती थी, गोंद हुआ था तब। जी। तो माँ ने ही सुझाव दिया कि लेई बनाते वो उससे चिपका के देखो। जी। तो लेई बनाई, मैदे की और गेहूं आटे की जो लेई बनती थी वो ही बनाई और उससे कुछ पहले चूंकि हम सब लोगों ने देखा है कि जो आइसक्रीम की चम्मचें होती थी लकड़ी की उससे ताजमहल या कोई दृश्य बनाया जाता था। जी। तो वो एक माध्यम था तो लगा कि कुछ ताजमहल जैसा बनाना चाहिए इससे। जी। तो वो पत्थरों को रख के, क्योंकि मार्बल से हमने सुना था कि भाई ताजमहल मार्बल का बना है, संगमरमर का और ऐसा वैसा, तो हमने कहा ये सफेद पत्थरों से यही बनाते हैं। जी। तो एक गत्ते के ऊपर ताजमहल जैसी आकृति बनाई और वो लेई से वो चिपकाई गई। वो लगभग कुछ ताजमहल जैसी दिखती थी, ताजमहल जैसी नहीं बट हाँ लगा कि इससे बनाया जा सकता है। तो वो पहला थॉट आया था। अरे वाह। और वो गत्ते के ऊपर लगभग 7-8 महीने तक वो परमानेंट लगे रहे थे और फिर जब जैसे मौसम बदला, बारिश आई, कुछ हुआ, नमी हुई कुछ, तो वो खराब हुए तो वो फेंका गया। लेकिन ये थॉट ने जन्म ले लिया था कि हम पत्थरों को रख के कुछ बना सकते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसी रहा कि पत्थर कलेक्शन होते रहे और कभी कभी कुछ अद्भुत आकार मिलने लगे पत्थरों में। पहले मैं रंग से प्रभावित होती थी, अब मैं आकार से प्रभावित होने लगी। अब मैं ढूंढने लगी कि मुझे कोई गोल पत्थर मिल जाए, मुझे कोई तिकोना पत्थर मिल जाए, कोई चपटा पत्थर मिल जाए। तो मैं ऐसे पत्थर फिर इकट्ठे करने लगी। अच्छा। और रंग के साथ साथ अब आकार मेरे साथ संग्रह में जुड़ने लगे। फिर धीरे धीरे थोड़ी और जब एडल्ट हुए तो तब तक मेरे पास आकृतियां मिलने लगी। तो आकृतियों में कई बार कोई गणेश की सूंड के जैसा, कोई चेहरे जैसा, कोई मुंह बनाए, कुछ है, मुझे वो पत्थर ऐसे मिलने लगे। तब मेरे संग्रह ही रहते थे पत्थर। कभी कभी कोई पेपर वेट के जैसे कोई पत्थर अच्छा चिकना सा बड़ा मिला तो उसमें कुछ नाक कान मुंह जोड़ के बना दिया, कछुआ बना दिया, कुछ ऐसे 1-2 चीजें बनाई। लेकिन इस प्रकार प्रदर्शनी या इस प्रकार करने का कोई थॉट या कोई चीज जन्म नहीं ली थी। एक समय के बाद में ऐसा हुआ कि मैं कोई चित्र फूल और तितली टाइप बनाने लगी और उस समय में पेंटिंग्स भी करती थी। ये शादी होने के बाद का समय है कि जब मेरे पति चूंकि सेना अधिकारी थे तो हमारा देश भर के कोई 12-13 शहरों में हमारा रहना हुआ और वैसे इस राज्यों में जाना हुआ। वहाँ की अलग अलग पर्यावरण, अलग अलग नदियों के पत्थर, अलग अलग झरनों के पत्थर, लाल पीले रंग और ऐड होने लगे। तो वो एक विविधता आने लगी तो और संग्रह करने का प्रेम बढ़ गया। तब सोचा कि अब इनसे कुछ बनाना चाहिए और तब मैंने कुछ सील बनाए जो अपने घर के लिए बनाए। लोगों ने सराहे भी लेकिन किसी ने उसको लेने की या उसकी कोशिश नहीं करी। लोग मुझसे पेंटिंग्स ऑर्डर करके बनवाते थे बट पत्थरों को लोगों ने हास्य का मतलब कहते उपहास किया। अच्छा। ये तो कोई भी कर लेगा, पत्थर उठा के कोई भी बना सकता, रास्ते चलते पत्थर। लेकिन वो पत्थर उपहास वाले जो पत्थर थे वो मेरे साथ दिल से जुड़े रहे और आज वही मेरे दिल के लिए उल्लास का कारण बन गए। सही बात। और ये रचनाएं
आप सब देख पा रहे हैं कि मैं गांधी सीरीज को लेके आई, परमानेंट करा मैंने इनको। हाँ। क्योंकि पहले मैं अस्थायी बनाती थी, अच्छा चित्र बनाती थी, फोटो खींचती थी और मिटा देती थी। अच्छा अच्छा। तो वो ही पत्थर मेरे कई चित्रों हाँ, में कई आते चित्रों में थे। काम आ जाते फिर मुझे लगा जब संग्रह इतना बड़ा हो गया है तो मुझे स्थायी भी करना जी। चाहिए। तो मैं धीरे धीरे अब सीरीज के रूप में इनको स्थायी कर रही हूँ। तो मैंने जैसे गांधी सीरीज बनाई थी जी जी। पिछले बार, जन्म से लेकर मृत्यु तक गांधी जी के 50 चित्रों में मैंने पत्थरों का जी, उपयोग जी, किया था। जी। देश भर के हर कोने के पत्थर थे उसमें। अरे वाह। जैसे गांधी जी ने कण कण से लोगों को जोड़ा था, वैसे कण कण मेरी जी। पेंटिंग में थे। जी। इस बार मैं टैगोर विश्व रंग में लेके आई हूँ जी। और ये मेरी 21 कलाकृतियां हैं, जिसमें एक नाम की और बाकी 20 उनके जो उनके एरा था, जन्म से लेके बचपन बुढ़ापा जी, जी, तक, मृत्यु तक, वो एरा मैं दिखा रही हूँ। और इसकी विशेषता ये है कि इसमें 3 पत्थर सिर्फ मध्य प्रदेश के हैं। अच्छा। जो गंज बासुदा के हैं। अच्छा। वो जो मुझे रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की हूँ। और बाकी सारे पत्थर इसमें वेस्ट बंगाल के हैं। ओह, जो वाह। मेरे हस्बैंड हाशीमारा, शिलोंग और उधर रहे जी। पोस्टिंग में, हाँ। तो वो पत्थर हैं, वहाँ की नदियों के पत्थर हैं। ओहो। तो क्योंकि गुरुदेव बंगाल हाँ, को बंगाल रिप्रेजेंट के, करते थे, जी, तो जी। बंगाल के जी। मेरा मन हुआ कि मैं उन्हीं पत्थरों को उपयोग करूं। अरे वाह। तो इसकी ये विशेषता है जी। कि एक तो बंगाल के पत्थर हैं, जी। दूसरा इनको कोई कलर नहीं किया है, हम्म। तीसरा कि 2 पत्थरों में गुरुदेव की कहानी कहानी है, कही है। पूरी जर्नी को कहा। सही बात है। तो इस बार मैं जी। गुरुदेव को लेके आई हूँ। ये मेरा नमन है, उनको श्रद्धांजलि है जी, जी। कि अपने प्रस्तर से उनको मैंने वापस प्रस्तुत किया है लोगों को। जी। कि आप इस कला के साथ साथ साहित्य के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं, तो कौन सी विधा आपके दिल में रचती बसती है और किस तरह से, यानी आपका जो साहित्य का सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ? वो भी क्या साथ साथ ही चला या बचपन से? ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। बचपन से देखिए, वही बात कही ना कि बीज कभी रोपा जाता है, फल कभी देता है। जी, लेकिन वो बीज अगर बहुत बलवान है तो आप देखिए उसके कई पौधा निकलने के बाद कई पेड़ खड़े हो जाते हैं। ऐसे बीज जो है हमारे घर में था कि चाचा, ताऊ, पिता सब कंबाइंड फैमिली थी और सब पढ़ने लिखने वाले लोग थे। जी। खूब पत्रिकाएं घर में आती थी, मुक्ता, साहित्य, सरिता, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, ये सब घरों में पत्रिकाएं आया करती थी। घर में लिखने पढ़ने वाले लोग थे जिन्हें देख के हम बच्चे भी पढ़ते लिखते थे। विषय मेरा जरूर साइंस रहा, लेकिन मैं बचपन से छोटी छोटी कविताएं लिखती थी, बाल कविताएं लिखती थी। जी। और वो उसी के कारण मैं आकाशवाणी भोपाल में बाल सभा में गई थी कविता पाठ करने। तभी पता पड़ा कि युवाणी भी होता है। तो जब यूथ हुए तो फिर युवाणी से जुड़ी। तो युवाणी में कहानी पाठ और कविता पाठ जो मेरी खुद की लिखी थी वो पढ़ने जाने लगी। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते साहित्य, हिंदी साहित्य को पढ़ना शुरू किया, उपन्यास पढ़ना शुरू किया। तो वैसे वैसे विस्तार होने लगा। पढ़ाई का विषय जरूर साइंस रहा, लेकिन जो रुझान और जो लगाव था वो हिंदी साहित्य में रहा। जी जी। तो एक बार हुआ ये कि गुलशन नंदा की नॉवेल हम छुप के पढ़ रहे थे, कहीं से मिली थी मुझे फ्रेंड्स के। मेरे पिता ने देखी और मेरे पिता ने देखा वो बल्लभ भवन की लाइब्रेरी से शरद चंद्र और आशा पूर्णा देवी और प्रेमचंद, इनकी सब की हर सप्ताह किताब लाने लगे। कहते तुम इसके पहले ये पढ़ लो तो तुम्हारा सब मन अच्छा हो जाएगा। और वो एक कहना चाहिए कीड़ा काटा कि वो पढ़ना शुरुआत हो गई। तो पूरे टिल अभी तक भी मतलब वो लगाव रहा और वो साहित्य की दुनिया में मेरा ऐसे प्रवेश हुआ। जी जी जी। बच्चों के लिए लिखा, मैं अपने बच्चों को अपनी बनाई हुई कविताओं के माध्यम से खाना खिलाती थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि जो तुम इतना गाना गुना गा के खिलाती हो, लिख भी लो इनको। जी। तो क्योंकि पड़ोसी कहने लगे कि हमको भी सिखाओ आंटी, हम भी अपने बच्चों को ऐसे खिलाएंगे। तो मैंने कहा मैंने लिखा विखा कुछ नहीं है, जो याद आता है वो बोलती जाती हूँ और बच्चे खुशी खुशी कहते हैं वो वाली सुनाओ वो वाली सुनाओ, तो उसमें जो ऐड करके खिलाती जाती हूँ। तो फिर मैंने लिखा उनको। अच्छा। तो वैसे मेरी कहानियाँ, बाल साहित्य की कहानियाँ हुई। हाँ। और कुछ बाल साहित्य की नर्सरी राइम्स हुई। तो वो मेरी किताब नर्सरी राइम की एक आई, बाल बचपन, वो आई 2015 में। अच्छा। और उसके पहले 2009 में जो मैं कविताएं लिखती थी वो बिल्कुल लड़कपन वाली, जो छोटी, जो सूरज चंद्रमा, इससे उससे इसका दुख उसका दुख, मतलब जो आती है कविताएं वही थी। जी जी। और शादी हो गई तो घर में एक संदूक था जिसमें मेरी कोई 8-10 डायरियां थी। हर साल पिता नए साल में एक डायरी देते थे, तो हर साल की वैसे 8-10 डायरियां इकट्ठी थी। तो जब पिता ने कहा भाई तुम्हारी डायरियां ले जाओ, अब तो शादी वादी होगी, तुम्हारा रखा है इधर संदूक में सामान। तो मैंने कहा फाड़ फूड़ के फेंक दो, अब कोई काम की नहीं है, अब तो हम अच्छी कविता लिखने लगे। तो वो कहते अच्छी क्या लिखने लगी, जो लिखा है वो भी अच्छा ही है। तो उन्होंने
मैंने कहा नहीं वो बहुत बच्चों जैसी है। हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं हाँ। और फिर उन्होंने, वो रिटायर हुए थे क्योंकि, तो उनको सामान कम करना था, तो उन्होंने कहा तुम्हारी पेटी ले जाओ। तो मैंने कहा नहीं मैं अभी नहीं ले जा रही। तो उन्होंने उस पेटी में से फिर कुछ 7-8 डायरियों में से हाँ। मेरी कुछ चुनिंदा कविता निकाली और फिर एक किताब संग्रह मेरा एक और सुबह के नाम से, वो जब मैं यंग एज वाली कविताएं हैं उसमें, तो वो कविताएं एक और सुबह निकली, फिर बचपन आया और उसके बाद फिर कुछ मैच्योर कविताएं आई जो लास्ट ईयर 2022 में शिवना प्रकाशन से आए, अंकुरित होती हैं स्त्रियां। अच्छा। तो वो कविताएं फिर आई। तो ऐसे 3 किताबें आ चुकी हैं। जी। बाल साहित्य की कहानियों पे मेरी मंचित होती है। पूना में एक थिएटर ग्रुप है जिन्होंने हर साल वो लोग मेरी 2 कहानियों पे बच्चों को कोर्स में रखा है उन्होंने, वो अरे मंचित वाह। कराते हैं उन जी, कहानियों को, जी, क्योंकि बहुत नर्सरी उसके लेवल की बच्चों की नेचर से जुड़ी हुई कहानियां हैं। तो इस प्रकार है। तो अच्छा। लेकिन ये प्रस्तर कला चूंकि अब लोग पत्थरों को सम्मान देने लगे, तो सही इस बात कला के माध्यम से लोगों तक मैं पहुंच रही हूँ। लोग जान रहे हैं कि पत्थरों में भी प्राण होते हैं। सही है। मैं सिर्फ माध्यम हूँ, जी। वो पत्थर अपने आप बताते हैं कि वो क्या है। जी। मैं एक जरिया हूँ, बस उनको तलाश के लगा रही हूँ। जी। कथा के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं? हाँ, लघु मैं कथा भी आप छोटी-छोटी लिखने लगी? कहानियाँ अच्छा अच्छा। लिखती रही हूँ। तो जी। कहानियाँ जब कभी आती हैं तो वो आप सब जानते हैं कि एक दौर आता है, एक हाँ। भाव आता है कि फिर लगता है बस लिखना ही लिखना है। तो वो फिर रात हो दिन हो, फिर वो लिख के जब तक होती नहीं तो बेचैनी रहती है। सही है। वो बेचैनी रहती है और अगर आपने छोड़ दिया हाँ, तो वो चला जाता सारा है। चीज़ चली फिर जाती वो है। लगते हैं बरसों उसको, 4 महीने 6 महीने 8 महीने फिर वापस लौटता है। सही बात तो है। अभी जैसे कि मैं लिखते लिखते मेरी करीब 40 कहानियां अभी अधूरी पड़ी हुई हैं। एक संग्रह में अभी साकिबा का एक संग्रह निकला है जिसमें मेरी कहानी अभी आ रही है। बहुत सारी कहानियां सोशल मीडिया पे कई सारे पोर्टल पे आई हैं। परिंदे पत्रिका है उसमें आई है। अभी गुमशुदा क्रेडिट कार्ड नीलम कुलश्रेष्ठ जी का एक संग्रह आया है। तो उसमें देश भर की कहानीकारों की कहानियां हैं, उसमें मेरी भी एक कहानी उसमें आई है। तो अभी सामूहिक संग्रहों में काफी कहानियां आ रही हैं। जी। लेकिन अपना खुद का संग्रह अभी आने वाला है। निकलने वाला है, क्योंकि वो कहानियां लिखी तो रखी हैं, मतलब उनको टाइप नहीं किया, क्योंकि वो रजिस्टरों में लिखी हुई पुरानी कहानियां हैं। जी। सब मतलब हमें ये जानने का भी मौका मिला कि आप भोपाल से हैं, तो हम बहुत ही गर्वान्वित हैं कि आपसे हमें मिलने का मौका मिला। भोपाल आप कब रहीं, कितने समय रहीं, थोड़ा सा उसके बारे में भी जानना चाहूँगी। वर्तमान में तो आप पुणे में हैं। जी जी। 1967 का मेरा बर्थ है भोपाल में। अगर सब भोपाल के परिचित हैं तो भोपाल का जो जवाहर चौक पे हॉस्पिटल है, काटजू हॉस्पिटल, उसी में मैं पैदा हुई हूँ। जी। और टीटी नगर में ही मेरा पूरा बचपन और जवानी और शादी वहीं से हुई है। तो मैं पहले कस्तूरबा स्कूल में 5वीं तक पढ़ी हूँ। जी जी। उसके बाद मॉडल स्कूल जवाहर चौक में जो आदर्श उच्चतर माध्यमिक है उसमें मैं 9th 10th तक पढ़ी हूँ। और 1 साल मैंने कमला नेहरू में लास्ट जो 11th जो है 10th 11th वाला जो होता था वो मैंने कमला नेहरू से किया है। जी जी। फिर मैं MLB कॉलेज से मैंने BSc किया था और वहीं तभी मैं आकाशवाणी में कर रही थी। तो MSc करने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि मुझे रेडियो का चस्का लग चुका था। तो मुझे था कि यही जिंदगी है, बस इसी में कुछ करना है, क्योंकि वो पढ़ना लिखना, वहाँ जो माहौल था, वो चीज़ें साहित्य का और जो लोगों से मिलना, जो प्रेजेंटेशन, वो ही इतना आकर्षित करता था कि लगता था अब कुछ नहीं करना है। तो मैंने फिर मनोविज्ञान विषय लिया जो सरल सच्चा हो और मन को पढ़ सके। तो वो मनोविज्ञान में फिर MA किया। जब मनोविज्ञान में MA किया तो मुझे लगा सबसे अच्छा विषय अगर किसी व्यक्ति को पढ़ना है तो वो मनोविज्ञान है, और कोई विषय है ही नहीं, क्योंकि जिसने मन को पढ़ लिया मतलब उसने सब कुछ पढ़ लिया। तो मैंने फिर उसी में फिर मैंने MPhil किया यूनिवर्सिटी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से, और PhD रजिस्ट्रेशन भी कराया। लेकिन उसी बीच शादी हुई और वो रजिस्ट्रेशन नहीं रह गया कहीं और हम रजिस्टर्ड हो गए। तो फिर उसके बाद ये पत्थर जो थे संसार में फिर वापस शामिल होने लगे। काम वाले जो बाइयां आती थी वो तक मेरे को पत्थर ला के देती थी। अच्छा। मेरे अब ये स्थिति है कि मेरे बच्चों के फ्रेंड जैसे कोई US में कुछ है, उनको पता है कि आंटी ये काम करती हैं, तो बच्चे छुप छुप के कैसे करके 2 पत्थर 3 पत्थर वो भी छुपा के लेके आएंगे तो मुझको गिफ्ट करेंगे। मेरे नेबर, जब हम डिफेंस में थे, हमारी पोस्टिंग्स होते थे, मेरे नेबर का जैसे किसी का फिश एक्वेरियम टूट गया तो उनके नीचे पत्थर रहते हैं इसमें, तो अभी वो मछली नहीं रखेंगे दोबारा, तो उन्हें पत्थर
फेंक रहे थे, उनको याद आया मैं पत्थर का काम करती हूँ, उन्हें पोटली भर पत्थर वो दे गए। किसी की पोस्टिंग रिटायर हो रहे थे, उनके आंगन में पत्थर लगे हुए थे सजे हुए कहाँ के, तो अब जा रहे हैं, अब दिल्ली में घर मिला है तो ऊपर है, कहीं पत्थर जमा नहीं पाएंगे, वो बोरियों से पत्थर मुझे दे गए। तो मेरे घर में धीरे धीरे ऐसे भी, और मैं खुद हम सब परिवार को दर्शनीय स्थलों में जाना हुआ, जिस भी पहाड़ के पास जाना हुआ। इवन मैं भूटान भी गई तो हस्बैंड को बोला कि मेरे को कुछ नहीं खरीदना, कोई शॉपिंग नहीं करनी, बस एक शर्त मेरी मानो, जितना पैसा भी खर्च हो जाए मेरे यहाँ से पत्थर लेके चलो जो इंडिया ले जाओ और घर पहुँचा दो पूना। तो ऐसे मेरे पत्थर ट्रकों से दूर दूर की यात्रा करके नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, सब जगह की, श्रीलंका से अभी मैं कुछ पत्थर लेके आई हूँ। वो सारी यात्राएं करके बाहर से भी पत्थर आने लगे। तो वो पत्थर हैं जिन्होंने मुझे, कहना चाहिए, लोगों से परिचित होने का एक माध्यम। सही बात। ये कहा भी जाता है ना कि डूब कर हो जाओगे पार, है ना? तो मतलब आप इतना डूबी हैं आपकी इस प्रस्तर कला में कि बिल्कुल आज आप पूरे विश्व में एक, ये कोई विश्वास नहीं करेगा, मैं सपने में भी देखती हूँ मुझे पत्थर कितने नजर आते हैं। मैं कोई चीज की कल्पना करती हूँ और सुबह उठती हूँ कि टैगोर बनाने थे, एक ऐसा पत्थर चाहिए जो ऐसा हो, और वो पत्थर मेरी पोटली खोलती हूँ, चौथा पांचवा पत्थर वही मिलता है मुझे। ये कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं इतनी खुश होती, छोटे बच्चे से घर में बच्चों को बताती, देखो मैं गई थी ना, मैं देखो खोला मैंने, ये मिल गया। तो बच्चे कहते क्या आप क्या कर रहे हो मम्मी, मिलेगा ना आपको ऐसा। और मैं खुश हो जाती कि देखो मैंने सोचा था वो ही मिल गया मुझे, हाथ पीछे वाला सोचा मैंने, ऐसा कुछ मिलना चाहिए, मेरे हाथ ना बनाना पड़े, मुझे 2 पत्थर वो देखो वो मिल गए मुझे। आप